हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे देखेंगे पी ब्लॉक के तत्वों में कार्बन के यौगिक या फिर कार्बन के ऑक्साइड के बारे में। तो जो कार्बन के मुख्य यौगिक हैं उनमें आता है कार्बन के ऑक्साइड। तो जो कार्बन का ऑक्साइड है दो प्रकार का होता है। पहला है CO जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, और दूसरा आता है CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो पहला यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक एक करके देखेंगे दोनों को। तो पहला देख लेते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी अगर हम लोग लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तीन ठो बंध रहता है, ट्रिपल बंध। और इस कार्बन पे दो ठो इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेगा, और इस ऑक्सीजन पे भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यह हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसमें देखेंगे सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, तो इसमें एक सिग्मा बंध पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और दो ठो पाई बंध पाया जाएगा। जब तीन बंध रहता है ना तो बीच वाला सिग्मा बंध रहता है और ऊपर वाला पाई बंध। तो दोनों के बीच में एक सिग्मा बंध और दो ठो पाई बंध, एक ऊपर और एक नीचे, दो पाई और एक सिग्मा बंध यहाँ पे पाया जाएगा। अब इसमें ये लुईस स्ट्रक्चर है तो इसमें अनुनादिक संरचना भी पाई जाती है। माने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर उधर गति करके एक से अधिक प्रकार की संरचना बनाएंगे, जिससे इसका स्थायित्व को और भौतिक और रासायनिक गुणों को समझाया जा सके। तो यहाँ पे इसका हम लोग अनुनादिक संरचना जब देखते हैं तो ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए कई प्रकार की संरचना बनाने की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसमें सामान्य अवस्था में दो ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और कार्बन पे क्या होगा, अगर हम लोग इसकी संयोजकता 4 होती है तो जब दो इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ बंध बनाएगा तो इसमें का 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसके आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2 और 2 ठो का बंध बना लिया, 4 हुआ। इसके आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है ऑक्सीजन में, तो 2, 4 और 2 के साथ बंध बना लिया तो 6, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि ये जो है अनुनादिक संरचना जब लिखते हैं तो दोनों तरफ तीर का निशान लगाया जाता है। इसमें का जो है ये वाला दो ठो इलेक्ट्रॉन जब इधर आने की कोशिश करता है, इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक बंध यहाँ पे और बन जाएगा, तो 2 के बाद इसमें 3 बंध हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है जिसके कारण यहाँ पे 3 ठो बंध आया है। तो जब इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तो क्या आ जाएगा, इस पे आंशिक धन आवेश आ जाएगा, क्योंकि दान कर रहा है तो आंशिक धन आवेश आएगा। और यह जो कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कार्बन ग्रहण कर रहा है तो कार्बन पे आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों को यहाँ दान कर दिया तो इसमें एक बंध बन गया। तो यहाँ का जो 4 इलेक्ट्रॉन था उसमें का 2 इलेक्ट्रॉन बचा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंध के रूप में आ गया। तो ये जो 2 ठो इलेक्ट्रॉन दान किया था इसलिए धन आवेश आया और इस पे ऋण आवेश आया है, और यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन दान हुआ उसको इस प्रकार से एरो के रूप में हम लोग यहाँ पे डैश डैश के रूप में लिख सकते हैं। तो डैश डैश के रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर ये दान कर रहा है तो इधर से इधर आ रहा है तो उल्टा एरो के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस संरचना, और ये तीनों अनुनादिक संरचना कहलाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि संकरण क्या क्या पाया जाता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इस कार्बन में भी sp संकरण पाया जाता है, और ऑक्सीजन में भी क्या होगा, sp संकरण पाया जाएगा। तो यह हमारा कार्बन, इसमें
दो ठो कक्षक बनेगा, ये पहला है और ये दूसरा कक्षक। तो दो कक्षक बनेगा तो एक कक्षक में एक ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा और इस कक्षक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑक्सीजन का भी दो ठो कक्षक बनेगा, एक और दो कक्षक, तो इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन संयोजी रूप में रहेगा। अब इसमें देखते हैं कि जो P में तीन कक्षक रहता है टोटल, PX, PY और PZ। तो एक कक्षक यहाँ पे अतिव्यापन कर रहे हैं दोनों, तो दो कक्षक दोनों का बचेगा, यह है PY और PY और यह है PZ और यह है PZ। इसमें भी PY, PY, PZ और PZ, ठीक है। तो इसका एक PY और इसका PY आपस में अतिव्यापन करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो एक ठो पाई बन यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे। अब इसका PZ और इसका PZ अतिव्यापन करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो दूसरा पाई बन यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे इस अतिव्यापन से सिग्मा बंध बना है, यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई, तो एक सिग्मा और दो ठो पाई बंध इसमें पाया जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना पूरी हो जाएगी। तो यह हो गया इसका स्ट्रक्चर और इसमें अनुनाद और इसकी संरचना। अब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने की विधियों के बारे में देखते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन कराते हैं तो अपूर्ण रूप से जब जलता है कार्बन, माने आधा अधूरा जलेगा कार्बन, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। दूसरी विधि देखते हैं, तो जब फार्मिक अम्ल माने कि HCOOH को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। पहला क्या किए, कार्बन को आधा अणु ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। दूसरा HCOOH, यह फार्मिक अम्ल, इसको क्या करेंगे, सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ का CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और H और O ये H2O के रूप में बाहर निकलेगा, तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों को बनाने की विधि। अब इसके भौतिक गुण देखते हैं। तो जो पेट्रोल डीजल के जलन से गाड़ियों में क्या होता है, ऑटोमोबाइल में, माने कि जिसे पेट्रोल डीजल ईंधन के रूप में उपयोग होता है, उन गाड़ियों के जलने से जो गैस निकलती है उस गैस के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। अगला इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसका अणु भार होता है 28 और इसमें गैस का जो घनत्व है 1.25 ग्राम प्रति लीटर पाया जाता है। इसका क्वथनांक तथा गलनांक, क्वथनांक होगा 81 केल्विन और गलनांक होता है 68 केल्विन। यह रंगहीन, गंधहीन गैस है तथा अत्यंत अल्प मात्रा में विलेय रहता है। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जब ये मिल जाता है, माने जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में जब हम आ जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर जाएगा सांस के द्वारा, और जो हमारा हीमोग्लोबिन रहता है उसके साथ मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, जो कि ऑक्सीजन के अवशोषण को रोक देता है और हमारे अंदर विषैली गैस का निर्माण करेगा। यह हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना हुआ है ना, यहाँ पे आधा अणु यहाँ पे बना था, जुड़ा था ऑक्सीजन, इसी में क्या करेंगे, आधा अणु और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। प्लस यहाँ से क्या निकलेगी, H के रूप में हीट या फिर ऊष्मा बाहर निकलती है। अब चायक गुण में ये किसी भी यौगिक में धातु कर्म में जब कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे धातु को अपचयित करने का काम करता है, माने अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लोरीन से जब इसको क्रिया कराया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो फास्फीन गैस का निर्माण करेगा। CO
Cl2 का निर्माण करता है। तो ये कहाँ से बनेगा? जब कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो COCl का निर्माण हो जाता है, जो फास्फिन गैस कहलाती है। धातु कार्बोनिलों का निर्माण, जब भी कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करना रहता है धातु के साथ, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जैसे यह निकिल और यह कार्बोनिल, कार्बोनिल के 4 अणु को रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा? निकिल कार्बोनिल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है उपयोग में आगे है कि अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। मांड की विधि में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग निकिल के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। मेथेनॉल, फार्मिक अम्ल, फास्फिन, इन सभी का औद्योगिक रूप से निर्माण करने में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते हैं। धातुकरण में अपचायक के रूप में करने के साथ साथ इसको वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस के रूप में भी ईंधन के रूप में उद्योगों में तैयार किया जाता है। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें देखेंगे तो इसका भी क्या होता है? अनुनादिक संरचना देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है कार्बन परमाणु पे sp संकरण पाया जाता है और ऑक्सीजन पे क्या होगा? इसका जो ऑक्सीजन परमाणु रहता है इसमें भी sp2 संकरण पाया जाएगा। तो कार्बन पे sp संकरण और इसमें भी sp संकरण हमको देखने को मिलेगा। दोनों में sp संकरण पाया जाएगा। तो जो कार्बन है इसका sp संकरण होगा और इसमें भी sp संकरण होगा और इसमें भी sp संकरण होगा। तो इसके एक sp संकरित कक्षक और इसका एक sp संकरित कक्षक, इसके 2 sp संकरित कक्षकों से अतिव्यापन करेंगे। माने कार्बन का इस प्रकार से बनेगा और ऑक्सीजन का इस प्रकार से बनेगा और एक और ऑक्सीजन का इस प्रकार से बनेगा। तो ये हमारा कार्बन का हुआ और ये ऑक्सीजन का हुआ। तो कार्बन इस ऑक्सीजन से भी अतिव्यापन करेगा और इस ऑक्सीजन से भी अतिव्यापन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच बंध बनेगा और इन दोनों के बीच एक सिग्मा बंध बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें तीनों में sp संकरण पाया जाता है, जिसके बाद इनमें अतिव्यापन होकर के CO2 का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला CO है इसके बीच 3 बंध पाया जाएगा और इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण इस पे धन आवेश रहता है। और इधर जो दूसरा ऑक्सीजन है उस पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो इस पर ऋण आवेश रहता है। अब इसमें क्या होगा? यह जो ऋण आवेश है इधर अगर शिफ्ट हो जाता है तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बंध आ जाएगा। जब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बंध और इसमें क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म था उसमें का 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बचेगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और डबल बंध है। ये डबल बंध अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा और ये सिंगल बंध में चेंज हो जाएगा। तो इसमें जब इधर आता है तो इसमें ऋण आवेश आएगा और इस ऑक्सीजन पे धन आवेश आ जाता है। तो ये जब ये 3 वाला बंध इसमें आ जाता है तो फिर ये धन आवेश गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बंध आ जाएगा। तो ये तीनों इसकी अनुनादिक संरचना है कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद देखते हैं आगे इसको बनाने की विधि। तो कार्बन बनाने की विधि में जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अच्छे से जलाया जाता है, पूर्ण दहन किया जाता है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। उसके बाद दूसरी विधि है सोडियम कार्बोनेट के साथ
जब HCl का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। इसको हम लोग कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वाले में अच्छे से पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कार्बोनेट से होता है, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो या फिर सोडियम या पोटेशियम का बाइकार्बोनेट हो। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। जब चूना के पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज को जब गर्म करेंगे एथिल अल्कोहल बनाने के लिए तो वहाँ से एथिल अल्कोहल बनता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ये हो गया उसको बनाने की विधि। अगला देखते हैं इसका भौतिक गुण। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं तो ये है रंगहीन, गंधहीन और वायु से भारी रहता है, माने इसका घनत्व वायु की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। यह 1.98 ग्राम पर लीटर इसका घनत्व रहता है। यह विषैली प्रकृति का नहीं रहता है और जलने में सहायक भी नहीं होता है, इसलिए आग बुझाने के लिए इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। यह गैस सीधे ठोस में बदल जाता है और 50 से 60 वायुमंडलीय दाब और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको हम लोग गैस रूप से लिक्विड रूप में ला सकते हैं, माने कि द्रवीकृत कर सकते हैं। इसका क्वथनांक 78.5 डिग्री पाया जाता है। यह हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ से क्या बनेगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। जो H2CO3 ये क्या है, बाइकार्बोनेट है, इसी के साथ हमारा HCO3 भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमको प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिएक्शन नहीं देता था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार का रिएक्शन देता है। उसके बाद जब कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब जल का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से भी हम लोग को कार्बोनिक अम्ल माने कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन प्राप्त होगा। उसके बाद चूना के पानी से रिएक्शन। तो जो चूना है CaOH2, यह चूना का पानी, इसमें जब CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से CaCO3 माने कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो इस विधि से हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और उसी अमोनियम कार्बोनेट को फिर से गर्म करेंगे तो वहाँ से हम लोग को यूरिया प्राप्त होता है। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो यूरिया प्राप्त करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड वाले रिएक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण में प्रकृति में जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6CO2 और 6 जल का अणु क्या करेंगे, H माने कि प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो यहाँ से C6H12O6 का निर्माण होगा, जो क्या कहलाता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट पौधों के लिए भोजन का निर्माण होता है, प्लस 6 अणु यहाँ से ऑक्सीजन का बाहर निकलेगा। तो ये ऑक्सीजन गैस पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है, जो हम श्वसन में ग्रहण करते हैं या सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करा करके ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये यहाँ
यहाँ पे इसका केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है इसका उपयोग। तो अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यूरिया बनाने के लिए किया जाता है। कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन देने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसमें 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को दिया जाता है हॉस्पिटलों में कृत्रिम श्वसन के रूप में, जिसको कार्बोजन के नाम से जाना जाता है। उच्च दाब पर द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। सोडा वाटर में शीतल पेय के रूप में इसका उपयोग करते हैं। शल्यकर्म में या फिर शुष्क बर्फ में निषेचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है शुष्क बर्फ बनाने में करते हैं और सोडा वाटर में भी किया जाता है। साथ ही साथ जो उद्योग में ड्राई क्लीनिंग करते हैं वहाँ पे DRI कोल्ड के नाम से इसका उपयोग आइसक्रीम और फ्रोजन फूड में प्रशीतक के रूप में करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। जैसे फ्रोजन मटर आता है ना, पैकेट मटर का, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन के ऑक्साइड या फिर कार्बन के यौगिक कंप्लीट होता है। तो कार्बन के बारे में यहाँ से कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग समूह 14 के अगला तत्व कार्बन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन। उस सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलिकॉन के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस यहीं तक। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।